Good evening, everyone. Assalamu alaikum. I am Mohammad Zishan. I am going to present a very interesting topic that is New Education Policy 2020 in the short form, which is also known as NEP 2020, which tagline is transforming education in India. Me, Mohammad Zishan, uh, going to present this topic by presenting this overview of National Education Policy NEP 2020. Overview of NEP 2020. As it mentioned on the presentation on this slide, uh, first education policy of the 21st century. Mm, Major reform after 34 years, last NEP was in 1996. As we already know that uh, after the independence of India, during the Indira Gandhi government, first national education policy was implemented by the government in 1966. At that time, Indira Gandhi was newly elected PM of India, and after that, in 1986, the second new education policy was implemented by the Rajiv Gandhi government by some reforms and with कुछ नएपन के साथ 1992 में प्लान ऑफ एक्शन उसे लागू किया गया। इसके जरिए इस तरह से दूसरी एजुकेशन पॉलिसी भारत में पूरी तरह से लागू हो गया। इसका ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका एज ए मेंशन्ड ऑन दिस स्लाइड गोल ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम फॉर फ्यूचर रेडी इंडिया। इंडिया को फ्यूचर के लिए तैयार करना सो दैट वी कैन एडजस्ट विद दिस चेंजिंग वर्ल्ड, जिसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड भी कहते हैं। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी NEP 2020 के बारे में कहते हैं, इट इज़ द बेस्ड ऑन द पिलर्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, और आगे कहते हैं उन्होंने NEP को ट्वीट करते ऑफ नॉलेज वी आर लर्निंग रिसर्च इनोवेशन NEP विल ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज हब। जैसा कि मोदी जी की पॉलिसी हम सभी जानते हैं, उन्होंने इस एजुकेशन के जरिए लोगों में एजुकेशन का एक्सेस सभी लोगों तक हो, एजुकेशन में इक्विटी हो, मतलब जहाँ इक्वलिटी की ज़रूरत हो, इक्वलिटी तो है लेकिन इक्विटी एक स्पेशल ट्रीट है, सो डैट बैकवर्ड माइनॉरिटीज़, SC, STs एंड बैकवर्ड ऑफ आवर सोसाइटी can get equal platform so that they can get equal education in our country. As we already know that our constitution declare as a secular state, and there is as mentioned in our constitution there is a DPSP in to provide education to everyone on the basis of, and we also know that in the RTE we have a fundamental right, so it's a responsibility and accountability of the government to provide education to everyone. वही मोदी जी इसी को कोट करते हुए उन्होंने इस ट्वीट के जरिए बताया है। आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि हम अपने कंट्री, अपने मुल्क के बारे में अच्छे से जानते हैं, देखिए जैसे इस पिक्चर के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कहते हैं ना कि एक पिक्चर मतलब बहुत सारी किताब या बहुत सारी चीज़ जो लिखी होती है उससे ज़्यादा एक पिक्चर किसी चीज़ के बारे में बताती है। तो आप देख सकते हैं पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट पीरियड से लेकर अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी सभी गया है। आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि विजन और पिलर्स मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करते हुए कहा है, तो NEP का विजन क्या है, वही उसी तरह का विजन है जैसा कि हमने पहले मेंशन आपको किया है, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी है लेकिन कैसा, क्वालिटी जिसके अंदर हो, जिसके जो हम अपनी सोसाइटी के लिए प्रॉफिटेबल बन सकें, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकें, तो वैसी एजुकेशन की ज़रूरत है। वरना आजकल तो देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी डिग्री लेकर लोग बेरोजगार, PhD करने के बाद प्यून चपरासी का फॉर्म भरते हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है, वक्त क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, मतलब पढ़ने के बाद अपने एजुकेशन हासिल करने के बाद हम अपने
खुद को सोसाइटी के साथ एडजस्ट कर पाएँ और लोगों के लिए इल्म नाफे यानी लोगों को इस एजुकेशन के जरिए लोगों को उससे बेनिफिट मिले। और फोकस क्या है? फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब बच्चों में सोशल डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। की ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेसिबिलिटी, मतलब लोगों तक एजुकेशन का एक्सेस हो, इंक्लूसिविटी हो, यानी लोगों को उसमें इंक्लूड किया जा रहा हो, इक्विटी हो, इक्वालिटी ही नहीं सिर्फ हो, इक्विटी हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। लर्निंग ऐसी नहीं है कि आज हमने पढ़ लिख लिया बस हो गया, नहीं, एजुकेशन वो है जो हमें पूरी जिंदगी हम अपना हासिल करते हैं, चाहे वो फॉर्मल स्टेज पे हो, इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो। एजुकेशन का कोई भी फॉर्म हो सकता है। हम जो स्कूल कॉलेज में हासिल करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन होता है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में क्या क्या हमेशा काम आता है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग जो अब तक पढ़ रहे थे वो क्या सिस्टम था एजुकेशन का? जो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के जरिए जिसे लागू किया गया था वो 10+2+3+2 इसकी पॉलिसी थी। मतलब 10 मतलब पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक, फिर +2 मतलब 11-12, +3 मतलब BA BSc BCom मतलब ग्रेजुएशन के कोई भी कोर्स है। अब +2 मतलब PG था। लेकिन अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो गया है। जैसे अलीगढ़ ने, जामिया ने, DU ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने उसे अब एडॉप्ट भी कर लिया। साल में 2 बार 10th में एग्जाम होता है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। न्यू स्ट्रक्चर क्या है यहाँ देखिए, समझिए। 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। इसमें पहले स्टेज को कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज, जो जिसका एज क्या, इस एज में फाउंडेशनल स्टेज में किस एज के बच्चे आएंगे? 3 से 8 साल के बच्चे। प्रिपरेटरी स्टेज में कौन से बच्चे आएंगे? 8 to 11 ईयर्स। मिडिल स्टेज में कौन आएंगे? 11 to 14 ईयर। सेकेंडरी स्टेज में 14 to 18 ईयर। और जैसे आंगनबाड़ी सिस्टम पहले से हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, अब उस पर भी सरकार ने फोकस किया है। फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE कहते हैं। और इसके जरिए एजुकेशन इम्फेसिस ऑन रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अप टू द टिल ग्रेड 5 मदर टंग को, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होगा, असेसमेंट जो 360 डिग्री, फ्रॉम रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब बच्चे को रट्टू तोता ना बनाकर बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, बच्चा जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में क्या है। हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। जैसे पहले बच्चे मतलब अगर BCom कर रहे हैं तो BE किताब पढ़ सकते थे, अकाउंटेंसी स्टडीज पढ़ सकते थे, BA हिस्ट्री कर रहा है तो हिस्ट्री पढ़ सकते थे, BSc फिजिक्स कर रहा है तो फिजिक्स पढ़ सकता था। मतलब वो उसका स्पेसिफिक एरिया हुआ करता था, नहीं। लेकिन अब क्या, अब जो एनी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। मतलब आपको क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। देयर इज नो हार्ड सेपरेशन डिसिप्लिन। चाहे वो आप साइंस लेकर आप BA हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हैं, आप जियोग्राफी लेकर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स पढ़ सकते हैं, फिजिक्स लेकर कॉमर्स पढ़ सकते हैं। मतलब इस तरह की अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भारत सरकार के द्वारा हमारे एजुकेशन सिस्टम में अपनाया जा रहा है। अब पहले 3 साल का हम लोग ने जैसे 3 साल का ग्रेजुएशन किया था, अब क्या है? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ गया है। मल्टीपल एग्जिट एंड एक नया कंसेप्ट है, मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री। आप अगर एक साल अगर BA करके आप छोड़ दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1 साल का डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। एक साल में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, 3 साल में आपको डिग्री मिल, 4 साल आप कर लीजिएगा तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च के लिए यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। टारगेट क्या है इसका? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% 2035 तक 50% तक बढ़ाना है इन आवर हायर एजुकेशन सिस्टम। इसका एम टू इंक्रीज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3 to 50% by 2035। अब जो है टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगला स्लाइड इसके बारे में कह रहा है। न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग। मतलब BA BEd BSc BEd BCom BEd। भारत सरकार ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि हमारे यहाँ
ये हमारे एएनयू में इसे अब लागू भी कर दिया गया है, ये कोर्स चल भी रहा है। क्या इसके पीछे पर्पस क्या है? टीचर को ट्रेंड करना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक टीचर का कितना बड़ा रोल एक बच्चे की ज़िंदगी पे होती है। टीचर अगर ट्रेंड होगा तो हमारा जो फ्यूचर वो क्या होगा, ब्राइट होगा, काफ़ी मतलब अच्छा होगा। इसलिए टीचर को ट्रेंड 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लागू कर दिया गया है। इससे क्या होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स है, एक्सेस टू रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड डिजिटल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, and online platforms and digital resources to bridge the digital divide, focus on equity through the uses of the technology, ensuring equitable access to digital culture across the regions. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हाँ, एक काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। इसकी बात जब से भारत को आज़ादी मिली है, आज़ाद भारत में बहुत पहले वक्त से किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल की एजुकेशन और जो आउटसाइड द लाइफ ऑफ द कैंपसेस काफ़ी मतलब उस खाई पाई जाती है। बच्चे मतलब एजुकेशन हासिल करने के बाद, बीटेक करने के बाद मतलब एक सही से इतने एलिजिबल नहीं होते हैं कि वो काम को सही प्रैक्टिकली कर पाएँ। इसलिए अब क्लास 6 से ही इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इस पर जोर दिया गया है। वोकेशनल सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, मतलब क्लास 6 से ही वोकेशनल सब्जेक्ट को, जैसे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं जिससे आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी सकते हैं, रोजी रोजगार भी पा सकते हैं, उस तरह की एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है। इसका पर्पस क्या है? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ स्किल एंड कैरियर, मतलब आप अपने ज़िंदगी में प्रैक्टिकल स्किल पा पाएँ, अपने कैरियर के लिए आगे तैयार हो पाएँ, ये इसके पीछे वजह है। इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजियर, जैसा कि हम लोग बीएड में अब मतलब आकर इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, हम जो अपनी ज़िंदगी में जो एजुकेशन अब तक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या फोकस कर रहे हैं कि 6 क्लास से ही इंटर्नशिप होगा। जैसा कि पहले प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर्नशिप वगैरह, बीएससी नर्सिंग ये सब में मतलब इंटर्नशिप करने का मौका मिलता था, हम लोग जैसे कि बीएड में कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अब क्या बात हो रही है, क्लास 6 से पे फोकस किया जाएगा। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू इंटर्नशिप, इसका पर्पस क्या हुआ है कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करनी है। आगे स्लाइड में देखते हैं, ये क्या है, ये एक फोटो के जरिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वोकेशनल एजुकेशन होता क्या है। जैसा कि पिक्चर में देखिए, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इस तरह का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल्स आप जो जिंदगी में हासिल करते हैं, जिसके जरिए fit in the society, you can generate income for your survival and डिपेंडेंट ना होकर सेल्फ डिपेंडेंट बने, यही वोकेशनलाइजेशन है। आगे देखते हैं, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ परख ये एक संस्था बनाई जा रही है। इसके पीछे पर्पस ये है कि बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं है कि पेन पेपर पे ही मतलब पूरे बच्चों की मतलब एबिलिटी को, प्री स्किल को जांचा जा रहा हो सकता है कि बच्चे की राइटिंग स्किल अच्छी ना हो, उसके अंदर सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं उस बच्चे के अंदर हो, तो इन चीज पे फोकस ना करते हुए 360 डिग्री पे मतलब अब फोकस किया जा रहा है। जैसे पहले समेटिव असेसमेंट मतलब हुआ करता नहीं, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की भी जरूरत है। इवेल्युएशन सिर्फ ग्रेडिंग के लिए नहीं किया जाए, बच्चे को मतलब ये कि तुम ए ग्रेड के हो, तुम बी ग्रेड के हो, इस तरह से मोहर या थप्पा लगाना ये ठीक नहीं है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट पे फोकस ना करते हुए होलिस्टिकली मतलब बच्चों का असेसमेंट किया जाए। क्या कह रहा है ये लाइन, होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 नंबर का पेपर ले बच्चे की पूरी जिंदगी, पूरे करियर को उसी पे मतलब जांच रहे हैं, नहीं, ये मतलब ये ओल्ड अप्रोच है, ये ट्रेडिशनल हो चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। एक बच्चे के अंदर बहुत सारे स्किल, बहुत सारी खूबी, बहुत सारी अच्छाई, बहुत सारे सिफत हो सकते हैं, इसलिए जरूरत है कि बच्चों का असेसमेंट होलिस्टिकली हो, ओवरऑल हो, बच्चे का कॉग्निशन भी समझ में आए, बच्चों की एबिलिटी, बच्चों का इंटरेस्ट, ताकि वो मतलब अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जान सके, पहचान सके। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, इंक्लूजन एंड इक्विटी, जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, इंश्योरिंग एक्सेस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए मतलब एजुकेशन का क्या हो,
इंश्योर कर सकें। स्पेशल फोकस ऑन डिसएडवांटेजेड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। हमारे यहाँ स्पेशल फोकस किस पे हो सकती है? स्पेशल कैटेगरी के कौन लोग हैं? एससीज हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटीज है, जैसे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन है, आप अच्छे से जानते होंगे। स्कॉलरशिप एंड प्रोग्राम्स फॉर एससी, एसटी, गर्ल्स एंड स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। भारत स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रोग्राम है जो मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। क्यों? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, सो दैट ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि एक देश में हमारी आबादी करोड़ों करोड़ों की आबादी है। अगर हम एक बड़े तबका को हम अगर छोड़ देंगे तो वो फिर हमारा समाज वो इक्वल नहीं हो पाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड एक अलग से ये बनाया गया है ताकि जो पिछड़े जो फीमेल हैं, मेनली जो गर्ल्स हैं, उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट कर सके। जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन, इक्वलिटी ना हो जेंडर में, क्या हो? इक्विटी हो। हाँ, ये न्यू एक समझने की बात ये है, एनईपी 2020 पॉलिसी है, इसे लागू करना इतना इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत ही ब्रॉड, काफ़ी सोच समझकर 30 साल के बाद ये एजुकेशन, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, काफ़ी सोच समझकर 30 साल के बाद आया है और काफ़ी ब्रॉडली इसे बनाया गया है। इसे हमारा जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे जिसे लागू किया जाता है, बहुत पहले से हमारे जितने भी कमीशन हो, कमिटी हो, हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद कहता है कि ये भारत सरकार खुद कहती है कि एजुकेशन पे कम से कम जीडीपी का 6% एक्सपेंसेस हो। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड क्या है? आज तक हम 4% से ज़्यादा अपने टोटल जीडीपी का एक्सपेंडिचर अपने एजुकेशन के ऊपर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि और चीज़ों पे खर्च होती है, एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं हो सकता है? तो ये सब क्या, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या सब लिखा हुआ है, नीड फॉर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चेयर है, टेबल है, पोडियम है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासरूम है, कंप्यूटर है, लैब है, लैंग्वेज लैब है, फिजिक्स लैब है, बायोलॉजी लैब है। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। टीचर को क्या? टीचर रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। टीचर उसके लिए खुद, जैसे कि हम पीपल टीचर हैं या जितने भी लाखों टीचर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसकी रेडीनेस, उसे उसे तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। तब जाकर वो हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लायक, उस काबिल बन पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली डिपेंड, जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग हो या जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो लागू कौन करेगा? क्लास में इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? वो हमारे टीचर्स हैं। ओवरकमिंग द डिजिटल डिवाइड, हाँ, हमारे समाज में जानते हैं कि है ना कितने कितने डिवीजन है, तो उस डिवीजन को दूर करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप, फेजेज इम्प्लीमेंटेशन थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन। हाँ, इसमें क्या है, ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ क्या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेंट्रल और स्टेट और यूटी में सेंटर और यूटी, और स्टेट में स्टेट एंड सेंटर, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम मॉनिटराइजेशन ऑफ द पॉलिसी एंड इवेल्युएशन ऑफ द पॉलिसी, इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस ब्रॉडर पॉलिसीज ऑन द ग्राउंड लेवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। कंक्लूजन में क्या है? एनईपी इज अ, in the conclusion form, we can say that it is a game changer. How it is a game changer, I have already explained. And we focus on quality of education, flexibility and inclusivity in the society. इसका aims क्या है? Aims of the NEP 2020, in the conclusion form we can say that aims to prepare a student for the future, fostering critical thinking and creativity among the student. And the next point, transforming India into a global knowledge and making India as a superpower country in the world. Uh, Now we are moving to the next slide. Thank you so much to all of you for watching our videos. Thanks. That's all about.